Hello students, welcome to all of you in this online platform of महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट सागवाड़ा। आज के इस लेक्चर में हम LR सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है कि जब सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हो तो वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन रहेगा। तो हमने देखा था तब वोल्टेज और करंट एक दूसरे के फेस में थे और दोनों में के बीच में कोई भी एंगल नहीं था। जब हमने इंडक्टिव सर्किट के बारे में डिस्कस किया तो हमने देखा कि इंडक्टिव सर्किट में जो करंट है वो लैग कर रही थी वोल्टेज से π/2 एंगल से। और देन हमने कैपेसिटिव सर्किट के बारे में डिस्कस किया जिसमें हमने देखा कि जो हमारी करंट थी वो वोल्टेज से π/2 एंगल से लीड कर रही थी। अब हम यहाँ पर दो पैरामीटर्स को साथ में लेकर सर्किट एनालिसिस करने वाले। जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हमने L, R और C तीनों को इंडिविजुअल एनालिसिस किया था। अब हम यहाँ पर दो कंपोनेंट्स को साथ में लेकर एनालाइज करने वाले हैं कि वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन रहने वाला है और उनका मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हमने दो कंपोनेंट्स लिए हैं। एक तो इंडक्टर है हमारा और दूसरा रेजिस्टेंस है, और दोनों को हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, और हम जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि करंट जो होता है वो सेम होता है, जबकि वो जो वोल्टेज जो होता है वो ईच कंपोनेंट के अक्रॉस डिफरेंट वोल्टेज ड्रॉप होता है। मीन्स सीरीज एनालिसिस में वोल्टेज डिफरेंट होता है और करंट सेम रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक एसी सप्लाई कनेक्ट की है जिसकी जो इंस्टेंटेनियस इक्वेशन है, तात्क्षणिक जो मान है वो हमारा है V = Vm sin ωt। और हमारा जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हमारा V है। रेजिस्टेंस R के अक्रॉस रेजिस्टेंस ड्रॉप है, दैट वोल्टेज ड्रॉप है, दैट्स वाई V लिखा है हमने। और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दी इंडक्टर, दैट इज प्रेरक हम जिसको कहते हैं, उसके अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप है उसको हमने VL कंसिडर किया है। ओके, सो ये हमारा इंडक्टर और रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो गया, और ये हमारी एसी सप्लाई और आई सर्किट में से करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पर L और R को हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया है। So this is all about the consideration part of the circuit. Now we will go ahead regarding the derivational part. अब हम इसका डेरिवेशन सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी कंसिडर किया था कि हमें जो इक्वेशन दे रखी है वो हमें वोल्टेज की इक्वेशन दे रखी है। अब यहाँ पर इसी इक्वेशन की हेल्प से यहाँ पर हम करंट की वैल्यू को फाइंड करने वाले हैं। तो वोल्टेज की जो हमें इक्वेशन दे रखी है वो है V = Vm sin ωt। अब यहाँ पर करंट की इक्वेशन को फाइंड करने के पहले हम यहाँ पर फेजर डायग्राम की हेल्प लेंगे, और फेजर डायग्राम की हेल्प से हम यहाँ पर करंट की वैल्यू को फाइंड करने वाले हैं। तो चलिए फेजर डायग्राम देखते हैं। तो जैसा कि हमारा जो LR सर्किट है उसका जो फेजर डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनने वाला है। देखो, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। अब आप देख पा रहे हो कि हमने जब रेजिस्टेंस प्योर रेजिस्टिव सर्किट को डील किया था तब हमने देखा था कि रेजिस्टिव सर्किट के लिए वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेस में होते हैं, दोनों के बीच में कोई भी एंगल नहीं होता है जब सर्किट हमारा रेजिस्टिव हो। अब यहाँ पर इस सर्किट में क्या है, सर्किट रेजिस्टिव भी है और इंडक्टिव भी है। मीन सर्किट में रेजिस्टेंस भी लगा और इंडक्टर भी लगा है। तो अगर हम रेजिस्टेंस को कंसिडर करें तो रेजिस्टेंस के केस में क्या होगा, वोल्टेज और करंट दोनों एक ही फेस में होंगे। इसलिए हमने क्या किया है कि वोल्टेज V मीन्स रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है हमारा VR और जो करंट है वो तो दोनों में सेम होने वाली है L और R में, उन दोनों को हमने एक्स एक्सीज में ले लिया है, ताकि इससे ये प्रूव हो जाता है कि हमारी जो करंट है और जो वोल्टेज अक्रॉस दी रेजिस्टर है वो हमारा सेम फेस में है। तो ये दोनों समान कला में आ गए, है ना, सेम फेस में आ गए रेजिस्टर के केस में। अब अगर हम इंडक्टर के केस की बात करें तो इंडक्टर के अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज है वो VL है। और जब हमने इंडक्टर का केस पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में तो हमने देखा था कि इंडक्टर के केस में हमारी जो करंट थी वो π/2 एंगल से लैग कर रही थी, जबकि जो वोल्टेज था वो लीड कर रहा था, है ना। करंट लैग कर रही थी, वोल्टेज ऑब्वियस लीड करेगा। तो इंडक्टर के केस में करंट लैग कर रही थी। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर करंट जो है वो एक्स एक्सिस में है और वोल्टेज जो है वो हमारा VL वाई एक्सिस में है। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो करंट है वो π/2 एंगल क्या है, लैग कर रही है, किससे, इंडक्टर के अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज है उससे, और जो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर है वो लीड कर रहा है। तो ये हमारा फेजर डायग्राम हुआ रिगार्डिंग दी LR सर्किट। अब इस LR सर्किट का जो हमारा ये फेजर डायग्राम है, इस फेजर डायग्राम की हेल्प से हम यहाँ पर इसके डेरिवेशनल पार्ट को डिराइव करने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो आप देख पा रहे हो कि ये जो हमारा पार्ट है ये VL है,
है ना, ये पार्ट हमारा VL है, इसको मैं O कंसिडर कर लेता हूँ, इसको A कंसिडर कर लेता हूँ। तो ये हमारा AO है, वो क्या है, VL है, तो उसका जस्ट हमारा इक्वल एंड अपोजिट साइड जो है वो भी इक्वल होगी, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, VL हो जाएगा। ओके, और हमारा जो बेस है उसकी वैल्यू है VR, बेस की वैल्यू कितनी है, VR है, और हमारा जो हाइपोटेनियस है वो है हमारा VM। तो अगर हम इस ट्राइंगल को देखें, O, इस पॉइंट को मैं x कंसिडर कर लेता हूँ, इस पॉइंट को y कंसिडर कर लेता हूँ, तो अगर हम इस ट्राइंगल में देखें OXY में, तो यहाँ से अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो आप देख पाओगे कि VM स्क्वायर इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, है ना। ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया कर्ण, ये हमारा बेस हो गया आधार, और ये हमारा लंब हो गया परपेंडिकुलर। सो VM स्क्वायर इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, और उसी को हमने यहाँ पर राइट डाउन करने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमने देखा VM स्क्वायर इक्वल टू VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, ये हमें फाइंड किया। ओके, अब यहाँ पर हम VM की वैल्यू लिखें अगर, सो VM इक्वल्स टू, ने पाइथागोरस थ्योरम में देखा VM स्क्वायर इक्वल टू VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर अगर हम स्क्वायर को रिमूव करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ये VL अंडर द रूट VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, इसका हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखने वाले हैं, उसकी वैल्यूज़ पुट करने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ पर इंडक्टर और रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करें तो VL हमारा जो होता है वो होता है हमारा IXL, सो IXL का स्क्वायर, और VR जो हमारा होता है वो होता है IR, सो IR ऑफ स्क्वायर, है ना। VL इक्वल्स टू IXL इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये भी हमारा एक प्रकार का रेजिस्टेंस ही है जो कि इंडक्टर के अक्रॉस होता है। सो और V इक्वल्स टू IR होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो I का हमारा I हो जाएगा, और R की जगह इंडक्टर के अक्रॉस जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो XL होता है, सो V इक्वल्स टू IXL हो जाएगा, और यहाँ पे रेजिस्टेंस के केस में हो जाएगा V इक्वल्स टू IR। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा I स्क्वायर XL स्क्वायर प्लस I स्क्वायर R स्क्वायर। अब यहाँ से I स्क्वायर हमारा कॉमन आ जाएगा, तो अगर हम I स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा नेक्स्ट टर्म हमारा XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ओके, VM इक्वल्स टू अंडर द रूट I स्क्वायर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे I स्क्वायर को स्क्वायर रूट से बाहर निकालें तो वो I हो जाएगा, और हमारी नेक्स्ट टर्म हो जाएगी XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको प्रॉपर वे में थोड़ा लिख लेते हैं। VM इक्वल्स टू I अंडर द रूट में R स्क्वायर को पहले लिख लेता हूँ, सो R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, ये हमारी नेक्स्ट टर्म हो जाएगी। ओके, सो VM इक्वल्स टू I अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, ये हमारी एक टर्म हो जाएगी। इस टर्म से हम यहाँ पर इम्पिडेंस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सो VM डिवाइडेड बाय I अगर हम करेंगे, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं, तो इस कंडीशन में हमें जो वैल्यू मिलेगी वो इस प्रकार से मिलेगी R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म अब हमारी होगी VM अपॉन I इक्वल्स टू अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर VM अपॉन I है, इसको हम लिख सकते हैं Z, जिसको हम कहते हैं इम्पीडेंस या प्रतिबाधा, हिंदी में हम इसको प्रतिबाधा कहते हैं। सो Z इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा VM अपॉन I है उसको हम कहते हैं Z, जिसको हम कहते हैं इम्पीडेंस या प्रतिबाधा। तो ये हमारे हो गया इम्पीडेंस का फॉर्मूला। ओके, ये हमारा इम्पीडेंस हो गया, और ये हमारे वोल्टेज की इक्वेशन हो गई। अगर हम वोल्टेज की इक्वेशन यहाँ से लिखे तो VM इक्वल्स टू I रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर नेक्स्ट हम यहाँ पर इम्पीडेंस डायग्राम को ड्रॉ करने वाले हैं। ये हमने इम्पीडेंस फाइंड किया, तो हम नेक्स्ट यहाँ पर इम्पीडेंस डायग्राम को अगर ड्रॉ करें तो इम्पीडेंस डायग्राम हमारा कुछ इस प्रकार से होगा। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ओके, तो वाई एक्सिस पर हम यहाँ पर XL राइट डाउन कर रहे हैं, जो हमने इक्वेशन में यहाँ पर XL दिखा है, और यहाँ पर एक्स एक्सिस में हम R को राइट डाउन कर रहे हैं, ये जो R है, और दोनों के बीच में ये हमारा डायग्राम हो गया। ये हमारा रिजल्टेंट हो गया Z इक्वल टू रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ओके, सो दिस इज ऑल इम्पीडेंस डायग्राम। ये हमारा इम्पीडेंस का डायग्राम हो गया, प्रतिबाधा का डायग्राम हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं एंगल।
तो अगर हम एंगल फाइंड करें tan phi की वैल्यू, तो tan phi की वैल्यू अगर हम फाइंड करें, ये हमारा एंगल है, ये हमारा फाई है। तो अगर हम इम्पीडेंस डायग्राम की हेल्प से यहाँ पर अगर एंगल फाइंड करें तो tan phi क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार होता है tan phi इक्वल्स टू, तो यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर है XL और हमारा जो बेस है वो है R। ठीक है, तो हमारा फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से फाई की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स XL अपॉन R। तो ये हो गया हमारा एंगल। ठीक है, इस एंगल को हम और किसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो कुछ इस प्रकार से, tan इनवर्स XL की हमारी जो वैल्यू होती है वो होती है ओमेगा L, है ना, XL इक्वल टू ओमेगा L, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा है। तो यहाँ पर XL की जगह हम ओमेगा L से रिप्लेस कर एक और टर्म भी फाई की लिख सकते हैं, फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स ओमेगा L अपॉन R। सो ये हमारा एंगल हो गया, देन ये हमारा इम्पीडेंस हो गया, ये हमारा इम्पीडेंस का डायग्राम हो गया, और हम फेजर डायग्राम तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट और LR सर्किट, and in our upcoming lecture we will discuss about the LC or RC circuit. Okay, so if you face any kind of doubt regarding this LR circuit, in that case you can comment in our doubt section and your doubt will be definitely solved in our upcoming lecture. So this is all about our today's lecture. Thank you.